नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो डीजीपी विहीन है। 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता का कार्यकाल समाप्त हो गया था। इससे पहले 22 अप्रैल को ही केंद्र सरकार ने पत्र लिखा जिसमें उन्हें डीजीपी नहीं बनाने की बात कही गई थी। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि सरकार उन्हें डीजीपी बनाए हुए है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि अनुराग गुप्ता पर बोधगया के मगध यूनिवर्सिटी में मामला दर्ज है। उन्हें खुद हेमंत सोरेन ने 26 महीने तक निलंबित रखा था। उन्होंने रिटायर व्यक्ति को जबरन डीजीपी बनाकर रखने पर भी सरकार पर जोरदार हमला किया। गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए हैं। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहां भी इनके ऊपर केस है। और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अवसर में कौन सी ऐसी पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते हैं। ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल हैं उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर हैं। लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई एक के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया। मैं हेमंत सोरेन जी से कहूंगा कि भाई आप बिना विलंब किए आप यहां राज्य में नए डीजी को आप नियुक्त करिए, क्योंकि जब तक कोई डीजी नहीं है तो उनके निर्णय को कैसे माना जाएगा कानूनी है, लीगल है। तो बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने डीजीपी के बारे में फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र कायम है और जनता का फैसला ही सबसे ऊपर होता है। कहते रहे कि बाबूलाल जी अब एक्सपायरी टेबलेट हो चुके हैं, उन्हें यह पता नहीं है। बाबूलाल जी स्वयं इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें पता है कि कैबिनेट का निर्णय राज्य की जनता का निर्णय होता है और डीजीपी के मामले में राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया था। राज्य कैबिनेट ने जब निर्णय लिया इसका यह मतलब है कि राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने वो निर्णय लिया है और यह जनतंत्र है। बाबूलाल जी लाख आप इसको अपने राजतंत्र में प्रदर्शित करने का उपाय करो, लेकिन यह जनतंत्र कायम रहेगा, लोकतंत्र कायम रहेगा। और यही लोकतंत्र की खासियत है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो निर्णय होता है वही निर्णय सर्वोपरि होता है। बड़ी खबर पलामू से, जहां पर पुलिस और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तरहसी थाना क्षेत्र जहां पर टीएसपीसी नक्सली कमांडर शशिकांत गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की टीम
का एनकाउंटर हुआ। पुलिस इस इलाके में अब भी सर्च अभियान चला रही है और इसी सर्च अभियान के दौरान ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिस फायरिंग के दौरान यहां से अपने आप को घिरता हुआ देखकर नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। पुलिस ने मौके से नक्सलियों के कई सामान बरामद किए हैं। नक्सलियों की तलाश इस पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर किया जा रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 10 मई को रांची आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई ईस्टर्न जोन काउंसिल की बैठक, इस बैठक में वो शामिल होंगे। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीएम को भी इसमें आमंत्रण दिया गया है। बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बीच अंतरराज्यीय समन्वय, केंद्र राज्यों के बीच परस्पर देनदारियों से संबंधित विषय पर चर्चा, उग्रवाद उन्मूलन, परिसंपत्तियों के बंटवारे, नशीले पदार्थों के कारोबार पर नियंत्रण सहित कई मुद्दों पर चर्चा और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना जाहिर की जा रही है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। वहीं अमित शाह के इस दौरे से पहले ही सियासत इस पर बेहद तेज हो चुकी है। जेएमएम ने झारखंड के बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए वापस देने की मांग की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। जी का दौरा स्वागत करता हूं मैं अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का इस राज्य में, और उम्मीद करता हूं कि विकास के एक नए मानक स्थापित किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। हमें हमारा अधिकार मिले, हमें 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है वो मिले। और अमित शाह जी हम दलों के दलदल से ऊपर उठ के वो हमारे गृह मंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी शिद्दत से और पूरी संवेदनशीलता के साथ झारखंड की समस्याओं से रूबरू होंगे और जो हमारा पैसा है। देखिए, जेएमएम जो होता है ना, एक तोते को रटा देते हैं मीठू 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 कहने का, तो वो सुबह से शाम तक मीठू 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 कहता है। और वही जेएमएम का हाल हो गया। इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में जो भी राज्य का बकाया है वो अप्रैल 2026 से मिलना शुरू होगा। लेकिन वो तो मीठू मीठू बोलने वाले लोग हैं ना, तो वो एक ही राग अलाप रहे हैं अपनी असफलता को छिपाने। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 मई को रांची आ रहे हैं और इस दौरान वो रांची में संविधान बचाओ रैली में शामिल होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां इस वक्त तेज कर दी गई हैं। वर्तमान में संविधान को बचाने की जरूरत क्यों है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से बात की संवाददाता संजय सिन्हा ने। 6 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रांची आ रहे हैं। कार्यक्रम में संविधान बचाओ रैली। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हम सीधे उनसे जानेंगे। हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की और आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, चुनाव आयोग हो या और दूसरी जितने भी संस्थाएं हैं, सीबीआई वगैरह, किस तरह से उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्र इकाई होते हुए भी एक केंद्र की इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संविधान के प्रति निष्ठावान है, समर्पित है और संविधान हमारा देश की आत्मा है, भारत की आत्मा है। माननीय नेता राहुल जी बहुत ही दूरदर्शी हैं। ये बराबर अक्सर मीटिंग में कहा करते हैं, जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी। और इतना ही नहीं, आज उन्होंने करके दिखाया। तेलंगाना में देखिए, वहाँ 42% आरक्षण मिला और एक नमूना पेश किया। तो आज जो आबादी जिसकी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संविधान बचाओ रैली को लेकर रांची में पूरा शोर है। कांग्रेस नेता यह कह रहे हैं कि खतरा जो है वो बीजेपी से, चूंकि संवैधानिक एजेंसियों, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर लगातार हमला हो रहा है। जातीय जनगणना का स्वागत किया जा रहा है, साथ ही आरक्षण बढ़ाने की मांग भी हो रही है।
कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में भले ही विधानसभा के चुनाव 2029 में हो, लेकिन जातीय जनगणना की चर्चा यहां जोरों पर है। इसमें तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे दौड़ते नजर आते हैं। साथ ही इस जातीय जनगणना के आईने में अपना चेहरा भी देखा जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा नजर ओबीसी और एससी जाति के वोट बैंक पर है, जो वास्तव में सरकार का शपथ ग्रहण तय करती है। इंडिया गठबंधन जहां इस वोट बैंक पर सामाजिक न्याय के ब्रह्मास्त्र से हमले की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व और सनातनी के सुदर्शन चक्र को लेकर तैयार नजर आती है। जिस झारखंड की बात आप कर रहे हैं, तो झारखंड में भाई आदिवासी, मुस्लिम, क्रिश्चियन इसका समीकरण बनाना चाहता है। तो भारतीय जनता पार्टी जातियों में विश्वास नहीं करके विश्वास करती है कि भारत के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा जनता हिंदू है, सनातनी है। और आज सनातनियों को एकजुट होने की ज़रूरत है, जात पर न पात पर, बिल्कुल देश के विकास पर। और सभी सनातनी एकजुट होकर के इस भारत माता को परम वैभव पर पहुँचाने का काम करे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कर रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले, और जो लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर समाज के दायरे में लाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, ये प्रयास कांग्रेस पार्टी का होगा। ये अलग विषय है कि हमको राजनीतिक लाभ कितना होगा और कितना नुकसान होगा। खास लेवल पर अगर जनगणना होता है तो इससे पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय में A to Z सभी लोग आते हैं और राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। आज हम बहुत अपने आप को ये मानते हैं कि पार्टी का जो सोच है या हमारी जो विचारधारा है उसके अनुरूप केंद्र सरकार ने निर्णय लिया जातीय जनगणना कराने का। ओबीसी से संबंधित जो जातियां हैं और मुस्लिम्स में भी खासकर जो पसमानदा हैं वो किधर जाएंगे और इससे किनको फ़ायदा होने वाला है। फौरी तौर पे तो ये लगेगा ही कि इससे फ़ायदा एनडीए को होने जा रहा है, लेकिन अभी इस पर बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े पहले भी जारी होते थे संख्या के हिसाब से। सारा विवाद पिछड़ों को लेकर के है कि पिछड़े किधर लुढ़केंगे क्या है। तो अब तो पिछड़ों के अंदर भी एक संशय आएगा ना, जो आपका जो भी एक भ्रामक प्रचार था कि पिछड़ा विरोधी है भाजपा या जो भी है, इसके बावजूद सबसे अधिक पिछड़े सांसद उसी के हैं और पिछड़े वोट उसको देते ही हैं। दलित भी उसको वोट ठीक ठाक देता है, ट्राइबल वोट। तो बैकवर्ड वोट जो है उसमें अब झगड़ा होगा। आप माने या ना माने, देश में अब जाति ही राजनीतिक दलों की नीति तय करती नजर आएगी। चूंकि जिस जाति की संख्या जितनी ज्यादा होगी, राजनीतिक दल उसी के हिसाब से अपनी चाल बदलते नजर आएंगे। वो इतिहास अब बेमानी हो गया जहां राजनीतिक दल देश हित और जनहित को लेकर अपनी पॉलिटिकल लेंथ लाइन तय किया करते थे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां बेखौफ बने अवैध कोयला तस्कर बीसीसीएल अधिकारी के साथ मारपीट की गई है। ट्रक से कोयला तस्करी रोकने पर यह हमला किया गया है। बीसीसीएल अधिकारी के साथ मारपीट किया गया है। अधिकारी को घायल कर ट्रक लेकर फरार हो गए ये तस्कर। बीसीसीएल अधिकारी ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। बरोरा एरिया 1 की ये घटना है। अपने वरीय अधिकारी और प्रशासन से चाहता हूं कि यदि सक्षम है तो फिर अपना प्रशासन अपना शक्ति अपनाए और कंपनी जो देश हित के लिए काम कर रहा है, एनर्जी के लिए उत्पादन कर रहा है कोयले का, उसको चलाने दे। अदरवाइज अगर अक्षम है तो कंपनी को वाइंड अप कर दे। हम लोग माइंस में अपना इंस्पेक्शन करने गए हुए थे। उस दौरान अब जो भी लोग थे, हम लोग आए अचानक से, हम सब हमारे साथ मारपीट करने लग गए। वो सब नकाबपोश थे, हम लोग किसी का पता नहीं चल पाया। हम लोग ड्यूटी ड्रेस में थे, हो सकता है पहचाना बीसीसीएल कर्मी बोल के,
हमारे ऊपर मारपीट की है। हमारे अधिकारियों के बीच कुछ मारपीट की सूचना मिली है, उसी में संबंधित कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तो मैं जस्ट यहाँ पर आया हूँ, चोट क्या कितना गहरा चोट है उसके बारे में मेडिकल जांच के लिए लोग जा रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। धनबाद में एक बार फिर से अवैध कोयले की तस्करी और अवैध कोयला कारोबारी सक्रिय हो गए हैं और बदस्तूर अवैध कोयला की तस्करी जारी है। धनबाद जिले में इन दिनों अवैध कोयला तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर चल रहा है। तस्कर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और दिन दहाड़े कोलवरी और आउटसोर्सिंग के परिसर में पहुंचकर बड़े बड़े ट्रकों में कोयला लोड करने पहुंच जा रहे हैं और जब उन्हें रोका जाता है विशेषज्ञ अधिकारी या सीआईएसएफ के द्वारा तो फिर झुंड में पहुंचकर हरवे हथियार के साथ हमला भी कर देते हैं। ताजा मामला एएमपी कोलेरी के संजय उद्योग आउटसोर्सिंग परिसर के समीप हुई, जहां पर कि खाली ट्रक को तस्कर कोयला लोड करने के लिए ले जा रहे थे और वहां पर मौजूद बीसीसीएल के अधिकारी जब उस ट्रक को रोके तो तस्करों के लगभग 20 से 25 की संख्या में पहुंचे झुंड ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। जो तस्कर इस हमला में शामिल है और जो तस्कर इस आउटसोर्सिंग परिसर में दिन दहाड़े अवैध कोयला की तस्करी करने का काम कर रहे थे, उन्हें चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि यह कार्रवाई होती या नहीं होती है यह इंतजार करना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह के हमले की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन तस्करों पर जो लगाम और कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा वह कभी नहीं दिखी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। हजारीबाग में मौसम ने अचानक से करवट ली, लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों के लिए यही मौसम में बदलाव जैसे आफत बनकर आ गई। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने हजारीबाग जिले के कई हिस्सों में कहर बरपाया है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसमें टमाटर, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसी सब्जियों के साथ दूसरी नकदी फसल पर इसका ज्यादा असर पड़ा है। ओला की मार और तेज हवाओं ने खेत में खड़ी फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे किसानों का उबर पाना मुश्किल नजर आता है। किसानों ने सरकार से फसल बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। कि जेठवा फसल जो लगा था, जैसे ककड़ी है, तरबूजा है, खीरा है, कोहड़ा है, लौआ है, लौकी है, अच्छा बोदी है, भिंडी है, टमाटर है, इस सब पर जैसे भारी मात्रा में नुकसान किसानों को पहुंचा है। और गेहूं भी बहुत जैसे बर्बाद हुआ है, सब बर्बाद हो गया है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। बिल्कुल हम तो यही कहेंगे कि जो किसान को क्षति हुआ है, प्रशासन, झारखंड सरकार इस पर लोगों को मुआवजा दे, ताकि किसान का मनोबल बढ़ा हुआ रहे। ये अचानक आपदा जैसा घटना घटी है ये वर्षा। हजारीबाग में पिछले दिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला था और उसके बाद जो है मूसलाधार बारिश हुई थी और आंधी तूफान के साथ साथ जो है ओलावृष्टि भी हुआ था, इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है किसानों के द्वारा लगाई गई जो फसल है वो बर्बाद हुई है। खासतौर पर अगर हम बात कर ले तो गर्मी का भी जो है समय चल रहा है, किसानों के द्वारा जो है कई तरह के फसल लगाए जाते हैं। इन्हीं फसलों में से जो है खीरा है, तरबूज है, ककड़ी के अलावे जो है कई और भी सब्जियां लगाई गई थी, उसमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा। हालांकि किसान इसको लेकर जो है मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो विभाग है या फिर कह ले प्रशासन इन किसानों की तरफ जो है कब तक ध्यान देती है और इनकी जो है क्षतिपूर्ति का जो है वो राशि उपलब्ध करवाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। कहने को तो झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन चतरा में जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सरकारी स्कूल के छात्र और छात्राओं को पीने का 2 बूंद पानी तक नसीब नहीं हो रहा। स्कूली बच्चों को नदी का दूषित और गंदा पानी पीना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये कि बच्चों के लिए स्कूल में बनने वाले मिड डे मील भी इसी दूषित पानी से बनाए जाते हैं। शिक्षकों की माने तो वो इसकी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर विभागीय अधिकारियों को देने के साथ बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए कई बार गुहार तक लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं दूसरी ओर बच्चों के
तार बगल के नदी से गंदा पानी पीने और उसी पानी से मिड डे मील का खाना बनने से वो बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से नदी का पानी पीते हैं, बरसात आता है तो हम लोग घर से पानी लाते हैं। यहाँ पानी का डर रहता है, यहाँ पर बहुत लोग गड्ढा तरफ से है, इसी वजह से सिंधी गांव में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। स्कूल में पानी के बिना तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस समय गर्मी का मौसम में तो और ज़्यादा है। ऐसे तो जाड़ा और बरसात में नदी में पानी रहता है तो काम चल जाता है मेरा, और नदी का ही पानी नसीब है। यहाँ तो चापाकल एगो था भी तो भी सक्सेस नहीं है। स्कूल है तो सिंदरी स्कूल में पानी की व्यवस्था, ये एगो नदी है, नदी से लेक रहा है तो क्या करिए, खिदोर मिदोर लेके खाना बनाते हैं या फिर ओकरे से हाथ धोता है। ये एक्चुअली आज ही मेरे संज्ञान में मैटर आया हुआ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये एक्चुअली EMS सिंदरी करके विद्यालय है, कुंदा ब्लॉक में पड़ता है। तो इसमें एक्चुअली है कि वहाँ पर ये समस्या को देखते हुए एक बार बोरिंग भी करवाया गया था जो ड्राई निकला हुआ था, जिस कारण से वहाँ पर पानी का इशू हो रहा है। लेकिन फिर भी हम DC सर से एक बार बात करेंगे और उसमें से सर का जैसा आदेश होगा इस पर एक बार गहन विचार करते हुए इस पर व्यवस्था कैसे जल का किया जाए वहाँ पर, क्योंकि एक अभी गर्मी भी आ रहा है तो बहुत ही एक गंभीर विषय है कि देश की आज़ादी के इतने बाद भी अगर पानी पीने की व्यवस्था नहीं बन पाया है सुदूर गांव में, जबकि यहाँ के जनप्रतिनिधि PhD मिनिस्टर भी रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार मंत्री रहे, इसके बावजूद भी नहीं हुआ तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पता करता हूँ। गुमला के कुटमा गांव में जल संकट गहराता जा रहा है। हर घर नल जल योजना के तहत लगा पानी टंकी बेकार हो चुका है। लोग कोसों दूर जाकर कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं और ये जल भी दूषित है और ऐसे हालात में लोगों को बीमारी की आशंका हमेशा सताती रहती है। गाड़ी का पानी पीते हैं, ग्राम कुटमा खबरा टोली के हैं, असुर आदिम जनजाति है, ग्राम कुटमा है, पोस्ट कुरुंगड़ है, बमदा पंचायत है, थाना चैनपुर है। यहाँ पानी बरसात में पीने के लिए कीचड़ का पानी पीते हैं और क्या बोलूँगा, आने जाने की असुविधा रहता था लेकिन अभी तो असुविधा हो चुकी है। हम लोग का तो है असुर लोग हैं, हम लोग का रहने के लिए चाहे पानी वानी पीने के लिए दिक्कत होता है। दो इनके कचरा पानी पीते हैं, बरसात में ले ढो कर लेना पड़ता है। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में झड़प हुई है। इंचार्ज पर ड्राइवर पर हमला करने का आरोप लगा है। हमले में ड्राइवर का सिर फट गया, गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया है। शिकायत के बाद जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। BCCL एरिया 5 की ये घटना, जहां हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में झड़प हुई, इंचार्ज पर ड्राइवर पर हमला करने का आरोप। क्या कर रहा था, उनको कोई तुमसे दुश्मनी है तो बोलने लगा नहीं तुम हमको देख करके जानबूझ करके हमको तुम मार देता, ऐसे ऐसे पूरा लंदफंद बोलने लगा। तुम गाड़ी खड़ा कर दो, व्यू पॉइंट पे गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। अब इधर से जाने के बाद जो है कि गाली गलौज वहाँ भी किया, उसके बाद हाथ छोड़ दिया। वाकी टोकी लिया हुआ था माइंस में जो वायरलेस चलता है, उससे मार के माथा फाड़ दिया 2-3 जगह। खबर हजारीबाग से, जहां गर्मी में मिट्टी के बने बर्तनों की खूब बिक्री हो रही है। हजारीबाग के चौक चौराहों पर इन दिनों कुम्हार मिट्टी के बने आधुनिक वस्तुओं को बेचते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बता दें कि समय के बदलाव के साथ इन बर्तनों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। घड़े में नल, मिट्टी की बनी हुई आधुनिक बोतल, आधुनिक सुराही के अलावा कई प्रकार की वस्तुएं बाजार में आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरी दुनिया भारत के जुगाड़ टेक्नोलॉजी का लोहा मानती है, जिसका उदाहरण समय समय पर देखने को भी मिलता है। ताजा मामला गढ़वा का है, जहां नील गाय के आतंक से फसल को बचाने के लिए किसानों ने अनोखा जुगाड़ लगाया। दरअसल किसानों ने अपने खेत को चारों तरफ से बिजली के बल्ब लगाकर
एक तरीके से सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है, जिससे दिन हो या फिर रात सभी समय ये बल्ब जलते रहते हैं और इसी बल्ब की वजह से नीलगाय किसानों की खेतों से दूर रहते हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।